गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केएसएस कॉलेज लखीसराय, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी लेकर के सामने आया हूँ। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट है ना, ये क्या था? तो हम लोग ये देखते हैं कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट हुआ, जिसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं ना, काला कानून भी कहते हैं। तो आखिर हम लोग जाने कि आखिर ये काला कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए इतिहास को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। हम लोग देख रहे हैं कि अभिनव भारत अनुशीलन समिति है ना, इसी तरह से क्या हो रहा है कि चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग समिति के जो रैंड होते हैं, मास्टर होते हैं, उनकी हत्या। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका जाना है ना, और इसी की तरह देखते हैं कि वायसराय जो होते हैं उसमें कि लॉर्ड हार्डिंग, उन पर भी बम फेंका जाना है ना। तो इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही थी। इस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय भी था, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में किसी प्रकार का रुकावट आए, किसी प्रकार की अशांति आए। तो वे चाहते थे कि भारत के लोग को शांत किया जाए, भारत के लोग को ये किया जाए। इसी समय क्या हो रहा था कि हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है कि मजबूत स्थिति में हो रही थी। कांग्रेस जो है उन्होंने विनय की नीति थी, त्याग दी थी और थोड़ा एग्रेसिव होकर के अपने डिमांड को रख रहे थे। इस समय देखते हैं कि गर्म जल नरम जल जो कांग्रेस के थे वो दोनों मिल चुके थे। इसके अलावा देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी वे भी कांग्रेस के साथ 1916 के अधिवेशन में जो है कि एक साथ हो चुकी थी, है ना। तो इस तरह से कांग्रेस एक बहुत शक्तिशाली होती जा रही थी। भारत को आज़ादी करने की जो मांग थी, परवान चढ़ रही थी, सभी लोग के दिल में ख्वाहिश थी। वे क्रांतिकारी जो हो वो भी और कांग्रेस के जो लोग थे सभी लोग थे, इस तरह के थे। तो एक सिचुएशन बन रही थी। इस समय क्या हो रहा है कि ब्रिटिश जो है कि वे चाह रहे थे कि भारत का सहयोग पूर्ण मिले। इसके लिए क्या होता है, उन्होंने बहुत सी काम भी किए। और जैसे हम लोग देखते हैं चेम्सफोर्ड सुधार को हम लोग देखते हैं, 1919 के अधिनियम को देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी समिति में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी भारतीयों को शामिल किया जाता है। लेकिन फिर भी भारतीयों की मांग पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती है। तो भारतीय जो है कि डिमांड करते हैं, आज़ादी की डिमांड करते हैं, अपनी मांग को बढ़ाते हैं। इधर अंग्रेज जो है कि वे चाहते थे कि इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं घट रही है, क्रांतिकारी घटनाएं घट रही है, उसको रोका जा सके, हिंदुस्तान के लोग को सबक सिखाया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1919 में एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहते हैं। ये काला कानून क्या था, वह ये कि ये रॉलेट समिति है ना, रॉलेट समिति जो है, रॉलेट समिति की गठन 1917 में किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये सर सिडनी रॉलेट है ना, सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, है ना। सर सिडनी रॉलेट कौन थे? वे लंदन के हाई कोर्ट के एक जज थे, है ना। इनके अंडर में क्या हुआ कि एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया रॉलेट समिति, या और इसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट। तो पूछ ही सकता है कि आखिर ये समिति की ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको बताना पड़ेगा कि क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, क्रांतिकारियों को ख़त्म करने के लिए ये समिति और ये एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। तो 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट समिति बनाई गई, इसके लिए क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। 1918 ईस्वी में ये समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, है ना, रिपोर्ट सौंपी, है ना। तो 1918 में रिपोर्ट सौंपी और बोला जाता है कि 1919 फरवरी में इसने क्या हुआ कि इसने ब्रिटेन की संसद में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और मार्च में जो है कि ये एक महीना बाद मार्च में संसद ने इसको पारित कर दिया। संसद ने क्या किया? पारित कर दिया, ठीक है, कर दिया। संसद ने पारित कर दिया, मार्च में पारित कर दिया। अब ये क्या हुआ कि ये एक क्या बन गया, एक कानून बन गया, एक एक्ट बन गया, है ना। और ये कितने साल के लिए आया था? 3 साल के लिए इस कानून को बनाया गया था। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए कानून को बनाया गया था। तो आखिर ये इसको हम लोग काला कानून क्यों कह रहे हैं? ये क्यों खतरनाक था? क्यों इतिहास के पन्नों में ये बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत किया गया है?
है ना। तो इसको हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये रॉलेट एक्ट जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट, ये 3 साल के लिए लाया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जो मजिस्ट्रेट होगा, जो पुलिस अधिकारी होगी या कोई भी मजिस्ट्रेट हो, मान लीजिए कि मजिस्ट्रेटे हो, तो वे क्या है, मजिस्ट्रेट जो है कि कोई भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, है ना, संदेह के आधार पर इसको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, है ना। संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। और क्या है कि इसमें किसी तरह का और कब तक इसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं था। बोला जाता है कि इसमें ना, इसके लिए एक नारा दिया गया था कि नारा इसमें इसके लिए दिया गया कि ना कोई वकील, है ना, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई अपील और ना कोई दलील, और ना कोई दलील, है ना। यानी किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, है ना। और इसको कब तक, असीमित समय के लिए इसको जेल में या कहीं भी इसको रखा जा सकता था, इसको कोई सूचना नहीं दी जा सकती थी और इसके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता था, है ना। तो इसी लिए बोला जाता है कि ये एक ऐसा कानून है इसमें ना कोई वकील आ सकता है, ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, इसलिए इसको काला कानून किया गया। ये क्या था, ये किसी भी क्रांतिकारी को या किसी भी नेता को, है ना, ये किसी भी नेता को गिरफ्तार करके इसको अरेस्ट किया जा सकता था। ये क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या होता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी को समझिए कि एक तरह से पकड़ करके कैद करने की ये थी, ये कानून था, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कानून बना ये बहुत ही खतरनाक था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। अब क्या होता है कि इस समय जो है कि गांधी जी जो है कि इस भारत में आ चुके थे, गांधी जी का प्रभाव हो चुका था और गांधी जी जो है कि बहुत सारे आंदोलन को सफल बना चुके थे। इसी समय गांधी जी जो है कि आते हैं, गांधी जी आएंगे और उन्होंने इसको, इस एक्ट को देखा, इस कानून को देखा, वे भी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने घोषणा की कि 6 अप्रैल 1919 को जो है कि एक हड़ताल किया जाएगा, है ना। हड़ताल या विरोध प्रदर्शन की बात कही, विरोध प्रदर्शन की बात की, है ना, इस काला कानून के लिए। इसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह सभा की भी, सत्याग्रह समिति होगी, सत्याग्रह सभा की, है ना, सत्याग्रह समिति की स्थापना की, है ना। अब बोला कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में इस काला कानून का विरोध किया जाएगा, है ना। इसी समय क्या होता है कि गांधी जी रखते हैं डेट 6 अप्रैल को, लेकिन देखते हैं क्या कि 30 मार्च को दिल्ली में, है ना, स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन होता है, विशाल विरोध प्रदर्शन होता है। कहाँ, दिल्ली में होता है ना। और दिल्ली में देखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद मोर्चा संभाले रहते हैं। अब इस तरह के क्या होगा कि छिटपुट जो है कि विरोध प्रदर्शन चारों तरफ होने लगे थे, है ना। और गांधी जी 6 अप्रैल का डेट रखे हुए थे और इसमें उन्होंने बोला था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम लोग क्या करेंगे कि इसका विरोध करेंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, जलियांवाला बाग का विरोध करेंगे। अच्छा, एक बात हम लोग ये जानते हैं कि ये जो रॉलेट एक्ट है, इसको रॉलेट एक्ट नाम नहीं था, बल्कि इसका क्या नाम था, इसका और सही नाम था क्या, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, है ना। यानी हम लोग तो रॉलेट एक्ट कह देते हैं, काला कानून कर देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नेम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। तो इसी को कभी कभी देखेंगे कि नाम कह देगा कि क्रांतिकारी या आतंकवादी अधिनियम, या कह देंगे कि कोई और नाम उसको दे देता है, क्रांतिकारी अधिनियम भी नाम इसको दे देता है। तो कहने का मतलब है कि 30 मार्च को देखते स्वामी श्रद्धानंद और 6 अप्रैल को ये घोषणा पहले से करते हैं, है ना। तो हम लोग गांधी जी जब ये आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगता है, तो क्या होता है कि गांधी जी को अमृतसर से, गांधी जी को पंजाब से बुलावा आता है कि आप ये आंदोलन की शुरुआत पंजाब से आके कीजिए,
है ना। तो गांधी जी क्या होता है कि यहाँ से पंजाब चलते हैं, पंजाब चलते हैं और वहाँ पर पंजाब में एक जगह होता है पलवल जगह, है ना, पलवल जगह। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो गांधी जी को क्या करा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को क्या करते हैं, बम्बई वहाँ से भेज दिया जाता है गिरफ्तार करके। अब इस समय क्या होता है कि पंजाब में ही अमृतसर में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं डॉक्टर सत्यपाल और एक होते किचलू, है ना, सैफुद्दीन किचलू नाम है, किचलू, है ना। ये दोनों व्यक्ति होते हैं, सत्यपाल और डॉक्टर ये किचलू, ठीक है, किचलू होते हैं, है ना। अब इस समय क्या होता है कि ये घटना हम लोग देख रहे हैं मार्च अप्रैल में जो होता है कि अप्रैल की बात होती है, ऐसी समय की बात होता है कि 9 अप्रैल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 9 अप्रैल का एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जिसको हम लोग कहते हैं रामनवमी, है ना। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जो है, सत्यपाल किचलू, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक आंदोलन, एक रैली निकालते हैं, है ना, अहिंसक रैली निकालते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये रैली किस लिए निकालते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए, है ना, ये काला कानून के विरोध के लिए, ये क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम के विरोध के लिए निकालते हैं। अब क्या किया जाता है कि अंग्रेज जो क्या करते हैं कि वे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार कर ले, क्योंकि रॉलेट एक्ट पास था, किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, इनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। गिरफ्तार करके इनको कहाँ ले जाते हैं पता नहीं चलता है ना। और इस समय तक क्या होता है कि छिटपुट घटनाएं होने लगती है, छोटी छोटी सभाएं होती है इसके विरोध में और कुछ लोग मारे जाते हैं, 2 आदमी उधर, 4 आदमी, 5 आदमी इधर मारे जाते हैं, यानी बहुत लोग इस तरह से मारे जाते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देश की आज़ादी में देखा जा सकता है ना। अब चूंकि गांधी जी को वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके बाद यहाँ पर सत्यपाल और किचलू को भी 9 तारीख को ये किया जाता है। अब 13 अप्रैल 1919 की बात आई है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग एक मैदान होता है ना। जलियांवाला बाग में क्या होता है कि ये यहाँ पर जो है कि एक आयोजन होता है। तो आयोजन जो पंजाब के मुख्य नेता थे सत्यपाल और किचलू, उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये आयोजन किसमें करवा रहे थे, ये हंसराज करवा रहे थे, हंसराज नाम का एक व्यक्ति करवा रहा था, है ना, हंसराज नामक एक व्यक्ति करवा था। और चूंकि ये 13 अप्रैल के दिन इसलिए रखा गया क्योंकि बैसाखी का दिन था, ये पंजाब में बहुत ही फेमस पर्व है। तो यहाँ पर एक आयोजन रखा गया कि आप लोग इसमें आइए। और इसी दिन क्या किया कि जनरल ओडायर, देखिए नाम देखिएगा थोड़ा, जनरल ओडायर और एक है कर्नल आर डायर, है ना। ये जनरल ओडायर उस समय पंजाब का एलडी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, है ना। और ये क्या करता है कि जब देखता है कि पंजाब की स्थिति बहुत खराब होती है तो जनरल ओडायर क्या करता है कि अपना पावर जो है कि वह अपनी शक्ति जो होती है, अपना काम करने के जो अधिकार होते हैं, एक मिलिट्री के आदमी, एक सेना के आदमी जिसका नाम कर्नल आर डायर होता है, उसके हाथ में सौंप देता है कि आप यहाँ की सिचुएशन को देखें, है ना। तो ये एक जनरल जो बोला जाता है, एक जनरल एक डायर दूसरे डायर को अपने अधिकार को दे देता है ना, ये दे देता है। तो क्या होता है कि जलियांवाला बाग में जो है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बैसाखी के दिन रखा जाता है और उसमें हंसराज ने रखा। इसमें क्या होता है कि सभी लोग यहाँ आते हैं, जबकि उसी दिन क्या हुआ कि सुबह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ये कर्नल आर डायर ने वहाँ पर कोई भी सभा होने पर पाबंदी लगा दी थी, उसको गैर कानूनी ऑलरेडी घोषित कर चुका था, है ना। फिर भी लोग वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ से लोग बैठ जाते हैं, एक सकरी रास्ता होता है जिससे लोग आते जाते हैं और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार, कोई घर की दीवार, कोई बाउंड्री की दीवार और बीच में एक कुआं था, है ना। जनरल क्या कहते हैं, कर्नल आर डायर जो है कि 100-150 सेना लेकर के अपनी आई और पूरे के पास यानी औजार थे और उस औजार को है ना क्या करता है कि चलाने का आज्ञा दे देता है, ऑर्डर दे देता है कि आप गोली चलाएं। बोला जाता है कि 10 मिनट तक गोली लगातार चलती रही, 1600 राउंड गोली चली और इस ग्राउंड में बोला जाता है कि लगभग 20,000 व्यक्ति थे। कितना थे? 20,000 व्यक्ति थे।
और बोला जाता है कि बहुत से लोग बचने के लिए कुएं में कूद जाते हैं, बहुत सारे, एक तो पेड़ था, पेड़ पर चढ़ते, पेड़ पर गोली चलाई जाती है, लोग यानी गिर के मरते हैं, यानी बोला जाता है कि बहुत आदमी मरे। लेकिन क्या होता है इतिहास के पन्नों में क्या देखा था, कहीं देखा गया कि 379 मरे, कहीं देखा था कि 200 मरे, कहीं बोला 300 मरे। तो बात यह कि 20,000 आदमी थे, गोली अंधाधुंध चलाई गई तो कितने मरे, है ना। तो इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोग मारे गए। अब क्या होता है कि ये घटना जो घटी, इसके बाद क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे घटना का खबर फैलता है, अशांति फैलती है, आक्रोश फैलता है, लोग विद्रोह करने लोग जो है कि फिर हड़ताल करने लगते हैं, अंग्रेजों का विरोध करने लगते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि 13 के बाद आपको 15 तारीख की बात होता है कि 15 तारीख को क्या करता है कि ये जो है कि यहाँ पर जो पंजाब में जो है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। यानी इतने बड़ी घटना होने के बाद भी वहाँ पर अंग्रेजों को किसी तरह का क्षोभ नहीं था, किसी तरह की उनको अफसोस नहीं थी, बल्कि उसने वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया, है ना। मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब वहां पर सेना, अब कोई भी अगर कोई सभा कर रहा है, कोई कुछ विरोध कर रहा है तो उस पर गोली चलाने का ऑर्डर हो गया। अब वहां जो भी जनता थी उसको और परेशानी होने लगी। अब ये बहुत ज़्यादा विरोध जब बढ़ने लगा तब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेजी संसद ब्रिटेन में जो बैठी हुई थी उसने क्या किया कि इस घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी, है ना। हंटर कमेटी बनाई कि ये घटना कि जांच के आखिर ये घटना क्यों हुई, क्या ये अन्यायपूर्ण घटना थी, ये गलत घटना थी या सही घटना थी, इसकी जांच के लिए, है ना। तो हम लोग देखें कि ये जो जांच समिति बनी, ठीक है, हंटर समिति बनी, है ना। हंटर समिति बनी किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, है ना। ये कब बनी? 1919 ईस्वी में बनी, है ना। अक्टूबर 1919 में। कब? अक्टूबर में, है ना। अक्टूबर में ये बनी, है ना, ठीक है। और ये क्या हुआ कि 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट सौंपेगा। अच्छा, इस समिति के मेंबर कितने थे? टोटल 8 मेंबर थे, है ना। 5 अंग्रेज की तरफ से और 3 हिंदुस्तान की तरफ से, है ना। तो अंग्रेजों की तरफ से अध्यक्ष कौन होते हैं? चूंकि हंटर कमेटी नाम है तो यहाँ पर जो होगा कि लॉर्ड हंटर होंगे, इसके लॉर्ड हंटर पहला, दूसरा होगा जॉर्ज बेले, तीसरा हो जाएगा इसमें हम लोग देखें, तीसरा नाम अगर हम लोग लिखें तो जॉर्ज रैंकिंग, चौथा नाम होता है WF राइस और पांचवा होता है टॉमस स्मिथ, है ना, टॉमस स्मिथ। अब भारत की तरफ से कौन रहेंगे? इसमें भारत की तरफ से 3 कौन रहेंगे? तीन भारतीय कौन रहेंगे इसमें? 3 भारतीय कौन रहेंगे? पहला रहेगा सर चिमन सितलवार, पहला रहेंगे सर चिमन सितलवार, सर चिमन सितलवार, है ना। दूसरा रहेंगे जगत नारायण, और तीसरा कौन रहेंगे? तीसरा रहेंगे साहबजादा सुल्तान अहमद। हाँ, तो क्या होता है कि रॉलेट एक्ट पास होता है। रॉलेट एक्ट में किसी को भी संदेह के आधार पर मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है, और उसी के तहत क्या होता है कि देखते हैं कि डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर किशलू को गिरफ्तार किया जाता है उसके विरोध करने के लिए, और हम काला कानून के विरोध करने के लिए, है ना। गांधी जी को गिरफ्तार किया था, उसका विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन की जाती है जो हंसराज के द्वारा अमृतसर में, है ना, जलियांवाला बाग में, वहाँ 10 मिनट तक गोली चलाई जाती है, 1600 राउंड गोली चलाई जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। उस घटना की जांच करने के लिए
करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया जाता है। हंटर कमेटी में 8 मेंबर होते हैं, 5 अंग्रेज की तरफ से, 3 हिंदुस्तान की तरफ से। आखिर में ये कमेटी जो है कि अपनी रिपोर्ट देती है ना 1920 में, और ये कमेटी रिपोर्ट देती है और इसमें कहा जाता है कि ये जो घटना घटी, ये जो है कि इसमें जो वहाँ के एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, है ना, जनरल ओ डायर, उनकी कोई भी इसमें भूमिका नहीं है, वे दोष मुक्त हैं। हाँ, जनरल आर डायर ने जो किया है वे थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाया है, फिर भी वह निष्ठावान है। और हम लोग देखते हैं कि उस समय के ब्रिटेन के समाचार पत्रों में और वहाँ के लोगों ने जनरल आर डायर को बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी। उसको ब्रिटेन का शेर कहा, कोई उसको कहेगा कि ये साम्राज्य का संरक्षक है ना, इस तरह की उपाधि देंगे और उसको बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं। और क्या करते हैं कि बस इतना ही किया जाता है कि जनरल आर डायर को उनको वहाँ से यानी उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, सजा दी जाती है, लेकिन कोई भी और किस तरह की कोई दुख व्यक्त नहीं किया जाता, किसी तरह की कोई संवेदना व्यक्त नहीं की जाती है। तब क्या होता है ना कि कांग्रेस भी जो है ना, कांग्रेस जो समय थी, कांग्रेस भी एक समिति बनाती है। कांग्रेस भी एक इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति बनाती है, जिसको तहकीकात समिति कहते हैं, है ना, तहकीकात समिति कहते हैं, है ना। तो तहकीकात समिति में क्या होता है ना कि तहकीकात समिति जो होती है, इसमें जो है कि ये कांग्रेस की तरफ से जो इसमें मेंबर बनते हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में होता है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय, है ना, मालवीय की अध्यक्षता में होता है। और इसके अलावा इसमें गांधी जी भी सदस्य थे, महात्मा गांधी भी सदस्य थे, फिर उसमें मोतीलाल नेहरू सदस्य थे, नेहरू, और सीआर दास भी इसके मेंबर थे, सीआर दास। इन लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इसमें देखा है कि जनरल डायर जो है उसकी पूरी भूमिका है और इन्होंने जानबूझ के ऐसी हत्याकांड की है और इनको दोषी माना और इनको सजा देने की मांग की। तो ये सारी घटना घटती है और तहकीकात समिति के बाद ही गांधी जी निर्णय लेते हैं कि अब अंग्रेजों के साथ नहीं रहना है, अंग्रेजों का साथ नहीं देना है और असहयोग आंदोलन की बात कही। हम लोग तो ये सारी घटना को देखें, लेकिन हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ पर देखें, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है तब हम लोग देखते हैं क्या होता है कि भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होता है। हम लोग देखते हैं क्या होता है, गांधी जी जिनको कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है, वे कैसर हिंद की अपनी उपाधि वापस कर देते हैं, बोलते नहीं। फिर हम लोग देखते हैं क्या है, गांधी जी जो है कैसर हिंद की उपाधि वापस कर देंगे, कैसर ए हिंद की उपाधि, है ना, वापस करेंगे, है ना। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वे नाइट की उपाधि वापस कर देंगे, उपाधि वापस कर देते हैं। फिर जो ये वायसराय की कार्यकारिणी समिति होती है, वायसराय की कार्यकारिणी समिति से सर शंकरन नायर इस्तीफा दे देते हैं। किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसके अलावा हम देखते हैं क्या है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, असेंबली होती है, यहाँ से क्या होता है कि 3 आदमी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम क्या था, खैर एक और आदमी थे, वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से त्याग पत्र दे देते हैं। ये सारी घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी कि वे क्या होता है, वे अंग्रेजों के सामने ये शो करते हैं, वे दिखाते हैं कि आपने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, आपने जो रॉलेट एक्ट जो आपने बनाया, इसका हम विरोध करते हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये पोस्ट पर पहुँच करके यहाँ से
किसी का इस्तीफा देना, ये बहुत बड़ी घटना है। ये संसद में, ब्रिटेन की संसद में इसकी आवाज़ गूंजती है। इसकी आवाज़ गूंजती है कि टैगोर जी ने नाइट की उपाधि जो थी उसको रिटर्न दिया, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि थी ये दे देते, मदन मोहन मालवीय, फिर अब मोहम्मद अली जिन्ना और लोग जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो इस्तीफा देते हैं। इसकी गूंज संसद में बैठती है और उसी संसद में जब ब्रिटेन की संसद में गूंज पहुंचती है तब वो हंटर कमेटी बनाते हैं। और हंटर कमेटी क्या होता है कि अपने जनरल ओडायर, जनरल आडायर है ना, कर्नल ओडायर, इनको बचाते हैं और इनको मान की उपाधि, मान की तलवार और बहुत सारे रुपया देते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि तहकीकात कमेटी बैठती है तो तहकीकात कमेटी जो है कि इसको अमान्य घोषित करती है, इसको बहुत यानी जघन्य अपराध घोषित करती है। ये हंटर कमेटी पर सवाल उठाती है और ये तय करती है गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाए, इसका नाम असहयोग आंदोलन रहेगा। हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या होता है कि बाद में ब्रिटिश सरकार जो अभी हम लोग देखा कि बाद में जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, वे जब 1996-97 जब भारत आती हैं तो वे अमृतसर जाती है, जलियांवाला बाग जाती हैं और वहाँ पर जा करके थोड़ा अपना वहाँ पर फूल माला चढ़ाती हैं। फिर वहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं जो थे वे भी वहाँ जाते हैं और उस पर शोक व्यक्त करते हैं। इस तरह की घटना हुई और ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए ये घटना अमर हो गई। और आगे जो हम लोग ये आएंगे तो आगे वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको सब ये असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।